नमस्कार, मैं राकेश मिश्रा सत्ताचिंतन.com से। आज हम करिश्मा ठाकुर के यहाँ हैं। आप कांग्रेस कैंडिडेट है और हम आज देखेंगे कि ज़मीन पर करिश्मा ठाकुर की टीम कैसे सक्रिय है और जिससे कि ये कांग्रेस का झंडा बुलंद कर पाएंगी। हमारे साथ बैठी हुई करिश्मा ठाकुर, आप कांग्रेस की युवा चेहरा है। पहले उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से आपने अपनी प्रत्याशिता जाहिर की है। सत्यदेव पचौरी के खिलाफ लड़ी थी गोविंदनगर विधानसभा से और यहाँ कांग्रेस के लिए एक अच्छा स्कोर भी आपने किया था। अब देखना है कि इस समय आपकी जमीन पर क्या गतिविधियां चल रही, जिसके आधार पर आप आगे अपना और कांग्रेस का झंडा बुलंद कर पाएंगी। मैं चुनाव सत्यदेव पचौरी जी के खिलाफ ही सुरेंद्र मैथानी जी के सामने लड़ी थी। उपचुनाव था 2019 का और हम लोगों को ऐसा लगता है कि चाहे पचौरी जी रहे हो चाहे मैथानी जी रहे हो, दोनों ने ही जनता को ठगने का काम किया। पिछले 10 सालों से हमने देखा, जब पचौरी जी का कार्यकाल रहा तब इन लोगों ने किस तरह लोगों से झूठ बोला। चुनाव जीतने के बाद घर में बैठ गए। कोरोना काल आया, विधायक जी का फोन लोग मिलाते रहे लेकिन फोन स्विच ऑफ रहा। जब लोग हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी, तब विधायक जी खुद दिल्ली में चले गए थे। उस समय गोविंदनगर की ये बिटिया प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, लेकिन फिर भी मुझे किसी का फोन आता था तो करिश्मा ठाकुर ने घर घर अपने कंधे पर मशीन टांगकर सैनिटाइजेशन का काम किया। बस्ती में जो पीड़ित लोग हैं, लॉकडाउन से जो परेशान थे, उन्हें राशन देने का काम किया। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है, ढकोसलेबाजी की है और गोविंदनगर की जनता भी इन्हें माफ नहीं करेगी। तो आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए अपोजिट कैंडिडेट पे। हालांकि मेरा इसको लेकर कोई ऐसा नहीं था कि आप पक्ष या विपक्ष की बात करें। मैं आमतौर पे कैसा किरदार हम चाहते हैं, मेरी अपनी जो जिज्ञासा थी वो ये जानने की थी, क्योंकि अमूमन ज्यादातर लोग जो है वो इलेक्शन में पक्ष विपक्ष की ही भूमिका में रहते हैं, जबकि एक विधायक की प्रत्याशिता आप अपनी जाहिर कर रहे हैं। तो विधायक का मतलब ये है कि आप विधानसभा में जाएंगे, आप कानून बनाएंगे, आप कानून से आगे जो है वो लोगों का भला करेंगे। कुछ ऐसा एक जनरल कॉन्सेप्ट भी होता है। तो उसको लेकर आपका क्या नजरिया है, किस तरीके से उसको आप कैरी करेंगे? देखिए, लोगों को ये भी बताना जरूरी है कि जिन लोगों को मौका मिला, जो जनप्रतिनिधि रहे, उन्होंने किस तरह का छलावा जनता से किया है। और जब जनता कंपेयर करती है तब उन्हें पता चलता है कि हाँ, हमसे गलती हुई है या नहीं हुई है। मैं बहुत चीजें सोचकर गोविंदनगर जनता के बीच में जा रही हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं स्वच्छता की, क्योंकि कानपुर प्रदूषण के मामले में प्रथम स्थान पर है। ये लोग का नारा था भाजपा के लोगों का, स्वच्छ भारत अभियान। मेरी अपनी विधानसभा गोविंदनगर में लगभग 30 बस्तियां हैं जहां पर नहर बहती है, जानवरों की लाशें पड़ी रहती हैं, कोई वहां पर ध्यान नहीं देता। इंसान कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हैं। ये बोलते थे कि कॉलोनी को उनका स्वामित्व दिलाएंगे, मालिकाना हक दिलाएंगे, लेकिन वर्तमान के विधायक ने एक बार भी कॉलोनी में रहने वाले लोगों की मुद्दे की बात विधानसभा में नहीं उठाई, उनको मालिकाना हक दिलाने की बात नहीं उठाई। हजारों हमारी विधानसभा के लोग अरमापुर फैक्ट्रीज में काम करते हैं और निगमीकरण का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने निगमीकरण करके उनके घर के साथ, उनके परिवार के साथ छलावा किया है। बर्रा जाइए, दबोली जाइए, गुजैनी जाइए, बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि आज भी कानपुर जैसे पौष शहर में, महानगर में पेयजल की समस्या है। आज भी गड्ढा मुक्त सड़क की जगह गड्ढा युक्त सड़कें हो गई हैं। तो किस प्रकार का विकास इस सरकार ने किया? कानपुर शहर में पार्षद से लेकर महापौर से लेकर सांसद तक एक ही पार्टी का है। ये चाहे तो ये सड़क बनवा सकते हैं। जनता पीड़ित है, ये विधायक को करना चाहिए। निगमीकरण के खिलाफ आवाज एक विधायक को विधानसभा में उठानी चाहिए। ये सत्ता में है, कॉलोनी के लोगों का स्वामित्व इनको दिलाना चाहिए। ये सब कानून ही है जो आवाज एक विधायक विधानसभा में उठाकर अपने लोगों की सेवा करता है। पर हमारे जो विधायक जी हैं, वो बड़ा दुख होता है कहते हुए कि सिर्फ और सिर्फ अपनी भाजपा की नीतियों का गुणगान विधानसभा में करते रहे। उनको जगाने का काम या जनता को संतुष्ट करने का काम नहीं कर पाए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं मानती हूँ विधायक का काम कानून बनवाना, बिल पारित करवाना होता है, लेकिन आप मुझे बताइए, जो कानून ऑलरेडी बने हुए हैं उन कानून को लागू करवाना भी एक जनप्रतिनिधि का काम है। आज कानून बने हैं कि लोगों को हक मिलना चाहिए, नहीं मिलता। बेटियों को बेटियों से दहेज नहीं मांगना चाहिए, लेकिन मांगा जाता है। आज कानून बने हैं कि रेप गलत है,
इसके लिए एक सजा होनी चाहिए। FIR तक दर्ज नहीं होती है महिला उत्पीड़न की, बेटियां छेड़ी जाती हैं, पुलिस वाले घर भेज देते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, नए कानून बनाने से कितना फायदा जब हम पुराने वाले जमीनी स्तर पर लागू ही नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि कानून को संभालना सिर्फ विधायक, नेता या पुलिस नहीं कर सकती। लोगों को इसकी जानकारी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, बहुत जरूरी है। इसके लिए सेमिनार्स भी होने चाहिए, जैसा कि मैंने सोचा है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, खासकर जो महिलाओं को हक संविधान ने दिया है वो उन्हें नहीं पता है, उसको लेकर सेमिनार्स होने चाहिए। चाहे हमारे जजेस हो, मजिस्ट्रेट हो, सीनियर लॉयर्स हो, उनके द्वारा बैठकें होनी चाहिए, खासकर उन लोगों के बीच में जो इतने शिक्षित नहीं है। हम ये भी सोच रहे हैं कि जो आजकल के बच्चे हैं, वो जो यूथ है, वो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत कनेक्टेड है। तो थोड़ा समय निकाल कर हमको कॉन्स्टिट्यूशन पे भी ध्यान देना चाहिए। सिविक एक बस एक सब्जेक्ट बनकर स्कूलों में कहीं खो गया, तो मुझे ऐसा लगता है। और फिर मैं कहूंगी कि विधायक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है हर क्षेत्र में। यहाँ मैं पक्ष की बात नहीं कर रही, विपक्ष की बात नहीं कर रही। अगर कांग्रेस पार्टी का विधायक भी है तो वो भी, उसको भी पूरी तरह अपनी जनता की सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। और जो कानून ऑलरेडी हैं जमीनी स्तर पर, उसको लागू भी करूंगी। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है और क्या कैसे जानकारी लोगों को दिला सकते हैं कि हमारे संविधान ने हमें क्या हक दिए, तो जरूर प्रयास करेंगे। आपकी पार्टी ने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो मतलब ये किस किस तरीके की लड़ाइयाँ लड़ने के लिए ये नारा बनाया गया है और कौन कौन सी लड़ाइयाँ आप अपने कंधे पर लेके लड़ेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी जी का जो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बहुत सशक्त नारा है और कहीं ना कहीं महिलाएं इससे कनेक्ट कर रही हैं। चाहे वो छात्राएं हों, चाहे वो गृहिणियां हों, चाहे वो जॉब करने वाली महिलाएं हों, क्योंकि हम सब देखते हैं कि सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नारा नहीं है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। बसपा की सरकार रही, भाजपा की रही, सपा की रही, किसी ने इतना बड़ा डिसीजन नहीं लिया कि 40% महिलाओं को विधानसभा का टिकट देने की बात की हो। आज प्रियंका जी ने सिर्फ वोट के टाइम आधी आबादी को याद नहीं किया, टिकट बांटते टाइम भी, राजनीति का हिस्सा बनाने में भी, भागीदारी देने में प्रियंका जी ने जो महिलाओं के लिए किया है, मुझे लगता है विमेन लीडरशिप डेवलप होगी। और हमारी छात्राएं जो कि गरीब तबके से आती हैं, जो कि परेशान वर्ग से आती हैं, कोरोना काल में उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं होते हैं कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, तो प्रियंका जी ने कहा यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो उन छात्राओं को स्कूटी और स्मार्टफोन दिया जाएगा, उन्हें आत्मनिर्भर किया जाएगा कि वो जॉब पे भी जा सकें, स्कूटी इस्तेमाल कर सकें। और आरक्षण भी प्रियंका जी ने कहा कि महिलाओं को नौकरी में दिया जाएगा यदि अगर कांग्रेस की सरकार है। आपने इस सवाल का दूसरा हिस्सा नहीं समझा कि आप कौन कौन सी लड़ाइयाँ अपने कंधे पर लेके लड़ने जाएंगी? मैं तो लड़ ही रही हूँ, जो ये हमारे सारे मुद्दे उस पे तो करिश्मा ठाकुर लड़ ही रही है। हमारे विकास की मुद्दत पर मैं लड़ रही हूँ, हमारे बेरोजगार जो युवा घूम रहे हैं उनकी आवाज को उठाने का मैं काम करूंगी, बेटियों के साथ जो अन्याय होता है उस पर आवाज उठाने का मैं काम करूंगी। आज महंगाई चरम सीमा पर है, पर विधायक जी चुप है, सरकार उनकी है, उनको सवाल पूछना चाहिए, यही लोकतंत्र है। लेकिन लोग चाटुकारिता में ज्यादा व्यस्त है। शुक्रिया। आपकी विधानसभा के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी विधानसभा के लोगों से ये कहना चाहूंगी कि करिश्मा ठाकुर कोई नेता नहीं, आपकी बेटी बनकर आपके बीच में आई है। और ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं और चुनाव के टाइम चुनावी मेढक बन के बाहर आ जाते हैं, इन लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। 15 साल इन लोगों ने आपको ठगा है। एक बार अपनी इस बिटिया को सेवा का मौका दें, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा बुलंद करें और अपनी बेटी को आशीर्वाद दें। ये थी हमारे साथ करिश्मा ठाकुर, जिन्होंने जो कांग्रेस के युवा चेहरे के तौर पर आपके सामने आ रही हैं। अब इसके साथ में आगे हमारी कोशिश यही रहेगी कि और दूसरे प्रत्याशी और दूसरे किरदार जो लोगों के बेहतरी के लिए दावा करते हैं, उनकी अपनी क्या तैयारी है, लोगों के साथ उनकी क्या जुड़ाव है, जिसको लेकर हमारे पास विधानसभा के नए चेहरे सामने आने हैं।